तो अब इस यस चीज को सर। है ना, अब इस चीज को समझना आ रहा है सारे बच्चे, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ। प्लांट्स को रेस्पिरेशन की जरूरत कम होती है एनिमल्स से कंपेरिजन में। हमें रेस्पिरेशन की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन से क्या कर रहे हैं, हम अपने फूड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं भाई, फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, वी आर गेटिंग एनर्जी। प्लांट्स को रेस्पिरेशन की जरूरत कम होती है, क्योंकि प्लांट्स रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं, हमारी तरह ही कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग दिस लाइक अस, कि ऑक्सीजन ले ली, CO2 छोड़ दी। लेकिन ये ऑक्सीजन प्लांट्स को ज्यादा फायदा नहीं देती। क्यों नहीं देती, उस चीज को यहां समझो कि आपका यहाँ पे प्लांट, ये प्लांट जब रेस्पिरेशन क्या करते हैं तो उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो का मतलब वही सनलाइट, रेस्पिरेशन एज यू नो। तो प्लांट का रेस्पिरेशन दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ प्लांट क्या कर रहे हैं, आपका ऑक्सीजन ले रहे हैं। जब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, यानी प्लांट जिस इन्वायरमेंट में है वहां ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, CO2 की कंसेंट्रेशन कम हो गई, तब प्लांट आपका फोटो रेस्पिरेशन शो करता है। अदरवाइज ये फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करता, ना के बराबर इनमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, बिल्कुल जीरो होता है, ना के बराबर है इसमें फोटो रेस्पिरेशन। क्यों कर रहा है, रीजन समझ में आ गया भाई। आपके सपोज करो 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं इस टॉपिक को थोड़ा आगे ले गया हूं इस टॉपिक को समझाने के लिए। आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं 10 और आपका CO2 के मॉलिक्यूल हैं 5, यानी CO2 की कंसेंट्रेशन कम, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा। और प्लांट के अंदर होता है एक एंजाइम दैट इज RUBP। ओके ओके, एक मिनट। हाँ, तो आपके प्लांट के अंदर देखो, मैंने अभी बताया कि भाई आपके प्लांट में इन्वायरमेंट में था, जिस इन्वायरमेंट में वहां ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे 10 और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं 5, ठीक है। यानी इसकी कंसेंट्रेशन आपकी ऑक्सीजन की ज्यादा है और CO2 की कंसेंट्रेशन कम है। ओके, और प्लांट के अंदर होता है ये वाला एक एंजाइम RUBP, रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा, अभी तो बस नाम देख लो, रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, बिसफॉस्फेट इसे आप कहते हैं, ठीक है। ये एंजाइम की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये भाई इतना अच्छा एंजाइम है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से बाइंड कर सकता है, नॉट एट अ सेम टाइम, एक टाइम पर या तो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, पर है बहुत अच्छा, ये आपका दोनों से ही बाइंड कर सकता था, ठीक है। RUBP, या इसको हम लोग बोलते हैं रुबिस्को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रुबिस्को, ठीक है। रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज, और O का मतलब हो गया ऑक्सीजनेज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकता है, ये इसकी बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। इकलौता ऐसा एंजाइम है दुनिया का भाई जो दोनों से बाइंड कर सकता है। इसको मार्क करो, ये नीट का क्वेश्चन है सीधा सीधा, ठीक है। दैट इज कि रुबिस्को आपका, दैट इज इट कैन बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब आराधना, आशीष, अंकिता, शिल्पा, झनक, रितिका, वर्षा, तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, सीधा सा IQ आपका एक क्वेश्चन है, IQ का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 की कंसंट्रेशन कम है, बच्चों किस गैस के RUBP से बाइंड होने के चांसेस ज्यादा होंगे? शुड आई रिपीट इट अगेन? वापस रिपीट करूं क्या बच्चों? यस सर। आई सेड बेटा कि आपकी, यस सर। ओके, आपकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो किस गैस के RUBP से बाइंड होने के चांसेस ज्यादा होंगे? राइट अंकिता, राइट झनक, आराधना, आशीष, राइट आशीष बेटा, वेरी गुड। एंड झनक, झनक का तो हो गया, वेरी गुड बच्चे आपका भी। आराधना, वर्षा, सर कार्बन डाइऑक्साइड। आराधना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 10 हैं सर। और CO2 के मॉलिक्यूल 5 हैं, भाई बाइंड करने के चांसेस ऑक्सीजन के तो ज्यादा होंगे। हाँ जी, यस सर। यस सर। आई बात समझ में ना भाई, ऑब्वियसली इसका नंबर ज्यादा है,
कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है तो भाई इसके बाइंड करने के चांसेस ज्यादा है। इसी चीज को हम बता रहे हैं यहाँ पर कि भाई आपकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो गई प्लांट में, प्लांट के आसपास के एनवायरनमेंट में, तो फिर उस केस में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे बाइंड करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाइंड नहीं करेगी, फिर ऑक्सीजन बाइंड कर रही है रुबिस्को से, ये वो एंजाइम जिससे आपका ऑक्सीजन बाइंड कर गया। ऑक्सीजन जब रुबिस्को से बाइंड कर गया तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका क्या बना, दैट इज दो मॉलिक्यूल बने। ऑक्सीजन जब बाइंड कर रहा है रुबिस्को से तो दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, और एक बन रहा है 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने मार्क किया है कि भाई नीट में कौन सा क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि 3 कार्बन का कौन सा मॉलिक्यूल बनता है ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोरेशन, तो ये आपका फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, ठीक है, 3 कार्बन का है, और 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। ये दो मॉलिक्यूल आपके बनते थे। अब ये मॉलिक्यूल आपके कहाँ जा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल आपके ये बने कहाँ आपके, दैट इज ये मॉलिक्यूल बने आपके क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि भाई आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये सारी रिएक्शंस होंगी। क्लोरोप्लास्ट ये मूव कर गया पेरोक्सिसोम फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे ये कब हुआ, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और CO2 की कंसंट्रेशन कम हो गई, दैट इज CO2 की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो आपका ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया और CO2 निकल गया। क्या इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी मैं ATP का डिस्कशन किया? क्या कहीं पर भी मैंने ये दिखाया कि ATP निकल रहे हैं? अंकिता, आशीष, वर्षा, रितिका, आराधना, क्या यहाँ पे बेटा जब मैंने दिखाया कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और वो RUBP से बाइंड कर गया, ये ऑक्सीजन RUBP से बाइंड करके क्या बना रहा है, दो मॉलिक्यूल बना रहा है, एक तो 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट, ये आपके दो मॉलिक्यूल्स बनाए। टोटल कितने हो गए, 5, 3 + 2 दैट इज 5, ठीक है। आपके 2 कार्बन का तो ये बन गया और 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, और आपका RUBP जो था वो कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का। तो ये बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए कार्बन? रितिका, वर्षा, आशीष, Yes, sir. ओके बच्चों, क्लियर है ना, ये कंसेप्ट समझ में आई बात कुछ? सर एक और बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ बच्चे बिल्कुल कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ अंकिता मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट दो, फिर से बता रहा हूँ बेटा। मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसको मैं बना देता हूँ, है ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट मैं बना देता हूँ। आपकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ये आपका बाइंड कर गया RUBP से, ठीक है, इससे बाइंड कर गया। RUBP कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन का। जब ये इसके संग बाइंड कर गया तो इसने क्या बनाए, आप फिर आपके दो आपके मॉलिक्यूल्स बनाए, एक तो बनाया फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, ये फॉस्फोग्लिसरेट बना, एक तो ये कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का बना, और एक बन गया फॉस्फोग्लाइकोलेट, दैट इज एक बन गया फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये कितने बना, 2 कार्बन का बना। बेटा 2 कार्बन का ये, 3 कार्बन का ये, टोटल कितने हो गए, 5 कार्बन। RUBP कितने का था, 5 कार्बन का था, ठीक है। अब क्या यहाँ पर कहीं पर भी मैंने ऑक्सीजन से जब आपका RUBP बाइट किया और ये मॉलिक्यूल्स बनाए, तो क्या कहीं पर भी मैंने ATP रिलीज होते दिखाया कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही हो? No, sir. नहीं ना? नो आप सर। समझ में आया, ठीक है, ओके बेटा, बस यही मैं बता रहा था। जनक एंड अंकिता, ये वाला कंसेप्ट आप समझ में आया? एंड बाकी बच्चों को अब क्लियर हुआ ये वाली यस बात सर, जो मैंने क्लियर। समझाई सभी को? ये पूरी प्रोसेस कहाँ हुई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुई। देन ये यहाँ से मूव कर गए कहाँ आपके, ये आपके मूव कर गए पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में फोटो रेस्पिरेशन आपकी अल्टीमेटली होती थी, यहाँ पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया दोनों रोल प्ले करते थे, ठीक है। आपका पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा ऑक्सीजन आई, CO2 निकल गई, यहाँ ऑक्सीजन यूज हो रही है और CO2 निकल रही है। जो मैंने आपको स्टेटमेंट शुरुआत में बोला था, मैंने क्या कहा था आपसे कि रेस्पिरेशन प्लांट्स हमारी तरह ही करते हैं, ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन ये फोटो रेस्पिरेशन प्लांट कब करेंगे, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, उस कंडीशन में फिर प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, जहां इनमें कोई एनर्जी नहीं बनती। अब भाई यहाँ पे एनर्जी नहीं बन रही, उल्टा जो एनर्जी थी वो यूज हो गई, तो प्लांट फिर इसलिए इस रेस्पिरेशन को नहीं करते। इसलिए प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन को हम कैसा मानते हैं, इट्स अ लॉस प्रोसेस, इसके अंदर कोई फायदा नहीं हो रहा प्लांट्स को, कोई एनर्जी नहीं मिल रही,
इसलिए ये एक लॉस प्रोसेस मानी जाती है। अब क्लियर बात बच्चों? यस Yes, सर। sir. डन? अंकिता, आशीष, सभी को समझ में आया प्लांट जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया? आप क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये चीज आप आगे पढ़ोगे, लेकिन ये चीज मैंने अभी यही बता दी तुम्हें, क्योंकि पीछे जो स्टेटमेंट था वो इसी से रिलेटेड था कि यहाँ पर आपका प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्शन, जो प्लांट के अंदर ब्रीथिंग जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ब्रीथिंग से कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें जरूरी है तो हम ज्यादा करते हैं, वी डू शो, वी डू ओके। रेस्पिरेशन हम में ज्यादा होगा, प्लांट्स में कम होगा। एंड ये चीज देखो मैंने यहाँ समझाई थी, प्लांट्स के अंदर देखो, ये मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, इसको बस जनरल वे में समझा रहा हूँ कि प्लांट्स में हो क्या रहा है। आपका आरयूबीपी था जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकता था। जब ये आरयूबीपी फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब आपके प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब CO2 ज्यादा होती है, प्लांट CO2 यूज कर रहे हैं, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट के अंदर जो आरयूबीपी है वो CO2 से बाइंड कर गया, ये CO2 से बाइंड कर गया। आरयूबीपी कितने कार्बन का था? 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। CO2 में कितने कार्बन? 1 कार्बन, C आ रहा है ना, दैट इज सिंगल कार्बन। तो आपके 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। ये आपका अनस्टेबल होता है इतना ज्यादा कि आप इसको ट्रैप भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने जो एनर्जी बताई थी कि जो एनर्जी निकलती है उसको तो ट्रैप कर लेते हो, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल बनता है 6 कार्बन का, इतना अनस्टेबल है कि इसको आज तक हम ट्रैप नहीं कर पाए कि ये क्या बन रहा है। ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है और आपके 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बनाता है, 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट विल फॉर्म 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो फर्दर आपका यूटिलाइज होता था रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ये फर्दर यूटिलाइज हो जाता था, इससे फिर एनर्जी मिलती थी आगे चल। तो यहां जब CO2 मिल रही है आपके आरयूबीपी से, यानी फोटोसिंथेसिस हो रही है, तब तो एनर्जी मिल रही है आपको। लेकिन जब ऑक्सीजन आपकी आरयूबीपी से बाइंड कर गई, तो भाई 5 कार्बन के आपका आरयूबीपी 5 कार्बन का था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, एक 3 कार्बन का, एक 2 कार्बन का, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, और यहाँ कोई एनर्जी नहीं रिलीज हुई, यहाँ कोई एनर्जी प्लांट को नहीं मिली। सो दैट्स वाई आपका फोटो रेस्पिरेशन का प्लांट के अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। प्लांट ये कर भी खुद से नहीं रहे, इस चीज को भी ध्यान से समझना, प्लांट ये खुद से नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। इन केस ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई तब ये फोटो रेस्पिरेशन प्लांट करते हैं, अदरवाइज ये फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड करते हैं। क्लियर बात ना? आराधना, अंकिता, आशीष, जनक, वर्षा, रितिका, सभी को? यस सर clear। Yes, sir. Clear. शाबाश, वेरी गुड बच्चों। ठीक है ना? कहाँ गए? अब आ जाते हैं अपने टॉपिक जो मुझे आपको समझाना था, दैट इज ओके। अब ये आला आपका स्टेटमेंट डन, नाउ दिस इज डन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट की ऐसा क्यों है कि गैस एक्शन आपका कम है एज कंपेयर टू एनिमल्स। गैस एक्शन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन की ही बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रीथिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, उसी में आपका गैसियस एक्शन होता है। तो आपके प्लांट में ये कम होता है, एनिमल्स में ज्यादा होता है, इसीलिए होता है, दैट इज द रीजन। Now, leaves are adapted for maximum gas exchange during photosynthesis. During this, oxygen is released विद इन अ सेल। सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स में, और फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर कहाँ होगी? दैट इज लीव्स में होगी। ठीक है, क्योंकि लीव्स के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इट विल कंटेन क्लोरोफिल, तो वहीं आपकी फोटोसिंथेसिस भी होगी। लीव्स में आपकी इसीलिए क्या करते हैं, स्टोमेटा ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस ले सकें। और स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ होंगे? अपर सरफेस पे कि लोअर सरफेस पे लीफ की? एबैक्सियल की एडैक्सियल? Lower surface. एग्जैक्टली आपका लोअर को क्या बोल देते हैं, एबैक्सियल की एडैक्सियल? कौन बताएगा? दैट इज एडैक्सियल, नीचे वाली सरफेस होती थी ना, ऊपर वाली एबैक्सियल, नीचे वाली एडैक्सियल, दैट इज। तो आपके लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते थे, लोअर सरफेस पे आपके इसलिए प्रेजेंट है ताकि सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, लोअर सरफेस पे आपके इसलिए थे। तो आपके वो स्टोमेटा से आपकी गैसियस एक्सचेंज हुआ, CO2 अंदर गई, ऑक्सीजन बाहर निकली, और वो CO2 आपके फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो। इज इट क्लियर बच्चों? लाइन समझ में आ गई ना? Yes, sir. ठीक है, ओके बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो रहा है नाउ,
आपका जब फोटोसिंथेसिस होती थी तो फोटोसिंथेसिस में एक स्टेप आता था लाइट रिएक्शन में, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर का ब्रेकडाउन होगा और यहां से ऑक्सीजन निकलेगी। ये जो मैंने लाइन बताई ना, दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। दैट वन इज पूछा जाता है कि आपका ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो किससे होती है, CO2 से होती है या वाटर से होती है। ऑक्सीजन का जो रिलीज होता है वो कहां से होता है, तो ऑक्सीजन का रिलीज हमेशा आपके वाटर से होगा। गेटिंग माई पॉइंट? आराधना, आशीष, झनक, वर्षा। बच्चों ये वाली बात समझ में आई कुछ? Yes, sir. ठीक है, एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ इसको भी। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ क्लियर कर लेना, एक मिनट दो मुझे। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे ना डिटेल में कुछ नहीं समझाया, सिंपल से स्टेप में बता रहा हूँ, सिंपल से स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ फोटोसिंथेसिस के डिटेल में कुछ नहीं जा रहे, अभी हम रेस्पिरेशन ही देखेंगे। आपका फोटोसिंथेसिस में एक तो होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या है, सनलाइट की यूज जरूरत है, तो देयर इज ए प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट आई। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, सबसे पहले फोटो एक्साइटेशन हुआ। फोटो एक्साइटेशन का मतलब कि आपके सनलाइट जो थे उसको ट्रैप किया गया, और उसको कौन ट्रैप कर रहा है, फिर आपका आपके क्लोरोफिल उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते थे। उसी को कहते हैं आप फोटो एक्साइटेशन, यानी क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज कॉल्ड फोटो एक्साइटेशन। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आता था फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब हुआ सनलाइट, लाइसिस का मतलब हुआ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। तो यहाँ ये दिखाया है कि आपका वाटर मॉलिक्यूल्स थे 4H2O, इनका ब्रेकडाउन हुआ सनलाइट की प्रेजेंस में, और आपका प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ये आपके रिमूव हो गए, दैट विल गेट रिमूव। प्रोटॉन निकल गया, ठीक है, ये आपका एनर्जी बनाने में यूज होगा। इलेक्ट्रॉन दैट विल आल्सो गेट यूज। और ये वो ऑक्सीजन थी जो आपको वाटर के ब्रेकडाउन से मिली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद होता था फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का प्रोडक्शन होगा। सनलाइट आपकी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, द एटीपी विल बी फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। और फिर ये एटीपी आपके डार्क रिएक्शन में यूज हो जाते हैं, दैट विल यूज इन डार्क रिएक्शन। ठीक है, आपके यहाँ पे तो यहाँ डार्क रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ एटीपी की जरूरत पड़ती थी जो आपके लाइट रिएक्शन में बने। और फिर ये एटीपी आपके डार्क रिएक्शन में यूज होते थे, क्या बनाने के लिए, आपका ग्लूकोज बनाने के लिए, दैट इज सिंथेसिस के लिए। किसके, ग्लूकोज। आराधना, अंकिता, आशीष, वर्षा, रितिका, बच्चों ये वाली बात क्लियर? अब मैंने अभी डिटेल नहीं दिया है, सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है फोटोसिंथेसिस का कि हो क्या रहा है। Yes, sir. ठीक है, चलो। तो इसी पॉइंट को मैंने यहां समझाया था, दिस इज द पॉइंट जो मैंने यहां डिस्कस किया। ये कि यहाँ जो मैंने पॉइंट बताया, ड्यूरिंग दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विद इन अ सेल। तो ऑक्सीजन रिलीज तो होगी फोटोसिंथेसिस में, लेकिन उसको रिलीज कौन करेगा, आपका वाटर करेगा। दैट विल, कि आपके वाटर का ब्रेकडाउन करते हुए दिखा दिया H2O। यहाँ पे आपका वही सेम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन निकली। और ये ऑक्सीजन कौन यूज करेगा, हम यूज करेंगे ऑक्सीडेशन में, दैट विल यूटिलाइज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। कि जब हम ऑक्सीजन लेंगे फिर इस ऑक्सीजन से हम अपने फूड का ब्रेक डाउन करेंगे। क्लियर ये वाली बात? डन? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक बच्चों? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, इस लाइन को मार्क लेना, दैट इज कि आप दिमाग में बैठा लो आज कि आपका ऑक्सीजन जो मिलता है प्लांट से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो वाटर से मिलता है, CO2 से नहीं मिलता। CO2 का यूज तो आपका ग्लूकोज बनाने में होगा, ठीक है। CO2 विल बी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, वाटर दैट विल बी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा फोटोलाइसिस का मतलब वही मैंने अभी समझा, फोटो का मतलब सनलाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो वाटर का ब्रेकडाउन सनलाइट की प्रेजेंस में, दैट इज।
जो ऊपर लाइन थी उसी लाइन को मैंने यहाँ समझाया कि एक लीफ दिखा दी, लीफ के अंदर आपको बहुत सारे स्टोमेटा दिखा दिए। ठीक है, आप सभी जानते हो लीफ में आपका कौन से टिश्यूज होंगे, पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमेटस टिश्यूज होते हैं। जो आपका 3S याद रखा है ना आपने, 3S क्या था? 3S का मतलब क्या था बेटा? एनाटॉमी के अंदर हमने पढ़ा था ना, Storage, synthesis, एंड secretion. सिक्रेशन। तो आपका स्टोरेज, सिक्रेशन और सिंथेसिस सारा काम यही कर रहा है पैरेंकाइमेटस लीफ के अंदर। और इसमें आपके बहुत सारे स्टोमेटा होंगे दैट, जिससे आपकी सनलाइट अंदर आ रही है, आपका गैसियस एक्शंस भी हो रहा है, दैट्स ऑल। अब आ जाते हैं नाउ, कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज गिव्स एनर्जी, मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट। कंप्लीट कंबशन जब आप ग्लूकोज का करोगे, कंबशन का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दोगे। हमने ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन देखा था पीछे, है ना, तो हमने क्या देखा था, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। ऊपर हमने स्लाइड में ये चीज देखी थी, कितने कार्बन प्रेजेंट थे, 6 कार्बन। तो आपके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन आपको दिखा दिए मैंने। इन कार्बन के बीच में आपके कौन से बॉन्ड थे, कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट, दीज आर कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या कह रहे हैं, इन सारे कार्बन को अलग कर दें, इनके बीच के जो ये बॉन्ड्स हैं इनका ब्रेक डाउन कर दें, द ब्रेक डाउन ऑफ दीज बॉन्ड। जब आपके सारे कार्बन का ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी सारे कार्बन बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगे, उससे आप कहते हो कंप्लीट कंबशन। और जब सारे कार्बन अलग हो जाएंगे तब आपको क्या मिलेगी, एनर्जी, यानी सॉरी हीट देखने को मिलती थी। आपकी एनर्जी जो निकलती थी शुरू में किस फॉर्म में निकलती थी, हीट की फॉर्म में निकलती थी। जैसे मैंने कहा था कि आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते थे, उसको यूज किया जाता था एटीपी की फॉर्म में। गॉट इट बेटा, लाइन समझ में आ गई ये वाली बात? Yes, sir. अब मेरी बात को यहाँ समझना कान खोल के अच्छे से। आपका ग्लूकोज से जब एनर्जी मिलती है, यानी ग्लूकोज से जब पहले पायरुविक एसिड बनता था, ग्लाइकोलिसिस जब होती थी, तो ये एक सिंगल स्टेप नहीं होता, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस या डबल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, आपका सिंगल या डबल स्टेप में नहीं होती ये प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि आपका सिंगल या डबल स्टेप में इस प्रोसेस को किया जाएगा ग्लाइकोलिसिस को, तो बेटा जो एनर्जी निकलेगी हीट की फॉर्म में, उस वजह से उसको ना तो आप स्टोर कर पाओगे, वो इतनी ज्यादा हीट होगी कि उससे आपकी सेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती है, इट कैन डैमेज द सेल्स। इस और ना आप इसको स्टोर कर पाओगे, अगर कब, जब ग्लाइकोलिसिस अगर आपकी सिंगल या डबल स्टेप में हो तो। ठीक है, अब आप समझना इस चीज को थोड़ा सा ढंग से समझना, लेट मी टेल यू दिस थिंग क्लियरली। इस पॉइंट को मैं यहां समझा रहा हूं। अंकिता, आशीष, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? लेट मी कंफर्म, मुझे बताते रहो, क्योंकि मैं लिखवा कुछ नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझाते हुए जा रहा हूँ। सो मुझे एक बार प्लीज बता दो कि समझ में आई ना ये वाली बात जो मैंने अभी तक समझाई। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, अब इस चीज को देखो जो मैंने अभी बताया, आपका ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है, यानी जब ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस आपके 10 स्टेप में होती है। ठीक है, सिंगल या डबल स्टेप में नहीं होती। सिंगल और डबल स्टेप में इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उस केस में आपकी जो एनर्जी निकलेगी वो ना तो सेल उसको ट्रैप कर पाएगी, और ना ही, और उल्टा वो एनर्जी क्या करेगी, आपकी सेल को डैमेज करती है। इसलिए ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में फिर क्या होता जाता है कि आपकी जो एनर्जी निकलती है धीरे 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 करके एनर्जी निकलती है, जिसको आपकी सेल्स आसानी से एटीपी की फॉर्म में ट्रैप कर लेती है। तो आप देखो पहले ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, सो ऑन। इस तरह से आपकी ये प्रोसेस चलती जा रही है। मैं अभी इसको डिटेल में नहीं दे रहा, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, दैट इज हाउ, सो ऑन चलती गई और अल्टीमेटली आपको ये पायरुवेट देखने को मिला। ग्लूकोज से आपको अल्टीमेटली पायरुवेट देखने को मिल रहा है, दैट इज एक या दो स्टेप में आपका पायरुवेट नहीं बना। रीजन अब आपको समझ में आ चुका होगा क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि एनर्जी जो निकल रही है
स्टेप बाय स्टेप करके वो थोड़ी थोड़ी करके निकल रही है ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में, और फिर उस थोड़ी थोड़ी एनर्जी को आपकी सेल्स एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर रही है। ओके, एंड अगर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड एकदम से बन जाएगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी जिसको आपकी सेल्स स्टोर नहीं कर पाएंगी और डैमेज हो जाएंगी। आई बात समझ में? बच्चों बात समझ में आई कुछ? मुझे पता नहीं क्यों सर ऐसे। थोड़ा सा और एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखो एक मिनट। और सर थोड़ा सा स्लो। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना एक सिंपल सी कहानी समझाता हूँ सीधे तरीके से समझने की। आपका मेन टॉपिक अभी तक आपने जो पढ़ा था वो सब एक इंट्रोडक्शन था। मेन टॉपिक इस चैप्टर में आपका जो आएगा वो है कि भाई एनर्जी का प्रोडक्शन हो कैसे रहा है। तो तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले तो आपका ग्लूकोज बना, ठीक है बेटो, आपका बना यहाँ पे ग्लूकोज जो आपने डाइजेशन के बाद बनाया था, ठीक है। ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड, ये ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, प्लस यहाँ पर भी आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी निकली, यहाँ पर भी आपकी थोड़ी सी एनर्जी निकलती है। ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तो इसको आप कहते हो ग्लाइकोलिसिस, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस आपको देखने को मिलती है साइटोप्लाज्म, इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ओके, देन इसके बाद आपका पायरुविक एसिड जो होता था, ये पायरुविक एसिड यूटिलाइज होता था और ये बनाता था आपका दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आपका CO2 H2O और आपके 38 या 36 ATP, दैट इज एनर्जी, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड बना रहा है आपके 36 या 38 ATP मॉलिक्यूल, और इस प्रोसेस को बोलते हो क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये आपको यहाँ देखने को मिलता था क्रेब्स साइकिल। और ये प्रोसेस कहाँ होती थी? आपके माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस हुई, इसलिए आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, दैट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसी वजह से पढ़ा गया क्योंकि यहाँ आपका पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका अल्टीमेटली क्या बना रहा था? एटीपी मॉलिक्यूल्स बना रहा था 36 38। आराधना, आशीष, रितिका, सभी को यहाँ तक क्लियर वाली बात? वर्षा, झनक? यस सर। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा Yes, फ्लो sir. में आ गया था, मैं मान गया बेटा, मेरी थोड़ी गलती थी, मैं फ्लो में आ गया। मैं वो ये टॉपिक पढ़ाया था ना जब लास्ट टाइम, तो नीट के बच्चों को पढ़ा रहा था तो उनको जल्दी जल्दी बता रहा था, तो तुम्हें मैं वैसे ही फ्लो में लेके चला गया। अब मुझे समझ में आ गया थोड़ा धीरे करना पड़ेगा, मुझे स्पीड धीमी करनी पड़ेगी जैसे कर रहा था अभी तक। तो आपका ग्लूकोज देखो, अब मेरी एक बात को ध्यान से समझना, कुछ चीजें मैं यहाँ पे समझाऊं। आपका साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा, ये सभी में प्रेजेंट होता है कि नहीं प्रेजेंट होता? ये आपके यूनिसेलुलर में भी प्रेजेंट होगा और मल्टी सेलुलर में भी होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना बेटा? तो बेटा अब मुझे एक चीज बताओ, ग्लाइकोलिसिस आपके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर। दोनों में देखने को मिलेगी हमें। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल पाथवे बोलते हैं। इट्स अ यूनिवर्सल पाथवे। व्हाई? बिकॉज इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। आपका बैक्टीरिया भी ग्लाइकोलिसिस शो करेगा, उसके अंदर भी आपका क्या होगा? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी, और साथ में आपका यहाँ पे मल्टी सेलुलर भी आपको क्या करेगा? दैट इज मल्टी सेलुलर में क्या हो गए? आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स, आपके फंजाई, सब के सब ये सब क्या करेंगे आपके? दैट विल शो ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में कोई चेंजेस नहीं, आपका चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, सब ग्लाइकोलिसिस करते ही करते हैं। भाई एनर्जी की जरूरत सभी को है, तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में ही होगी। फर्क पड़ जाता है यहां से,
कि भाई आपका ये जो ऑक्सीजन आ गई, दैट इज ये जो ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, ऑक्सीजन आ गई, तो अब यहां से ये जो प्रोसेस होगी ये वाली, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये जो प्रोसेस शो करते हैं, ये कौन शो करता है? सिर्फ मल्टी सेलुलर शो करते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलती। आई बात समझ में? आराधना, जनरल, वर्षा, आशीष, अंकिता? यस सर। Yes, sir. है ना, इस चीज को ध्यान में रखना। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल पाथवे कौन सा होता है आपका? यूनिवर्सल पाथवे आपका ग्लाइकोलिसिस होता है। इट्स अ ग्लाइकोलिसिस। अंकिता, आई सेड ओनली वन थिंग कि भाई आपका जो पायरुविक एसिड बना ग्लूकोज से, यानी जो ग्लाइकोलिसिस हुई, वो तो आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में देखने को मिलती है, ठीक है। बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोलिसिस होगी और आपके जो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई हैं, उनमें भी ग्लाइकोलिसिस होगी। लेकिन इसके आगे की कहानी जो होती है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी। बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते थे, यूनिसेलुलर्स के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया इतने डेवलप देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपकी आगे की कहानी है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो आपको कहाँ देखने को मिलती है? सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर। अब क्लियर बात? ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। एक चीज मुझे देखने दो, फिर मैं बताता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता था प्लस एनर्जी बन रही है, तो यहाँ एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? यहाँ पे एनर्जी के 2 एटीपी मिलते हैं आपको देखने को, ठीक है। 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। किस केस में? यूनिसेलुलर के केस में, ठीक है। आपका यूनिसेलुलर में क्या होगा बेटा? जो बैक्टीरिया होंगे वो पायरुविक एसिड भी बनाएंगे, यहाँ पे आपका पायरुविक एसिड भी बनेगा, प्लस आपको 2 एटीपी देखने को मिलते हैं, सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल ही बनेंगे, ठीक है, दैट इज। और ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल काफी है एक यूनिसेलुलर के लिए। आपके ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल के बने हैं, इनके अंदर कोई इतना ऑर्गन सिस्टम तो है नहीं, इनके अंदर कोई वेल डेवलप ऑर्गन्स तो है नहीं, सो दैट्स व्हाई ये 2 एटीपी काफी है, इन्हीं से इनका काम चल जाता है। ओके बेटा, एंड देन इसके बाद अब आपका जो ये क्रैब साइकिल थी और ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं बेटा, पायरुविक एसिड से डायरेक्टली नहीं बनते। ऐसा नहीं है कि पायरुविक एसिड से आपका क्रैब साइकिल हुई और क्रैब साइकिल के बाद ही आपके सीधे एटीपी मॉलिक्यूल्स बन गए। क्रैब साइकिल के बाद आपको एक और पाथवे देखने को मिलता है मल्टी सेलुलर के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये पाथवे आपको यहाँ देखने को पड़ता है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद फिर आपको ये एटीपी मॉलिक्यूल कंप्लीटली मिलते हैं। 36 या 38 एटीपी मॉलिक्यूल जो मिलते हैं ना बेटा, क्रैब साइकिल के जस्ट आफ्टर नहीं मिलते। क्रैब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है, इसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हो। फिर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? 36 या 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो इन द एंड आपको एनर्जी कैसे मिली? पहले हुई आपकी ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुई? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर आपका स्टार्ट हुआ क्रैब साइकिल का पाथवे। क्रैब साइकिल स्टार्ट होती है। क्रैब साइकिल कहाँ होती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे? इसके मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्रैब साइकिल भी, और क्रैब साइकिल के बाद फिर आपका अल्टीमेटली ईटीएस स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहाँ होता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये भी। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होगा ये बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगा, दैट विल फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्रैब साइकिल और आपका ईटीएस, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। आपको इस चैप्टर के अंदर ये तीनों चीजें पढ़नी है बस, और चैप्टर कंप्लीट। ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डन। इसके बाद आराधना, आशीष, झनक, वर्षा एंड अंकिता, यहाँ तक क्लियर बात बच्चों? अब यस सर। ठीक है, अब मेरी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब तक आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने ये देखा कि भाई आपका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होगा? आपका कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीडेशन आप किसका देख रहे थे? ग्लूकोज पे। ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन थे जिनका ब्रेकडाउन होने पे मिलती है एनर्जी। वो एनर्जी, वो हीट जो रिलीज होती थी, वो हीट आपकी बॉडी एटीपी की फॉर्म में यूज कर लेती थी। ठीक है, दैट। मैंने अभी आपको फिर ये पॉइंट बताया था बेटा कि जो आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज से आपका 10 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 स्टेप के बाद आपको पायरुविक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, 10 स्टेप होंगे तब आपका पायरुविक एसिड बनता था। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो यहाँ पे एटीपी यूज हो जाते थे। ठीक है, शुरुआत में तो आपके एटीपी ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में यूज होते थे, लेकिन बाद में फिर आपको एटीपी यहाँ से रिलीज होते हुए मिलते। यानी शुरुआत में एनर्जी यूज हो रही है, बाद में फिर आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपकी ये प्रोसेस होती थी, तो आपको थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होके मिलती है, जिसको आप कंट्रोल अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, तो इसको आप बहुत आराम से यूटिलाइज कर सकते हो, स्टोर कर सकते थे। वहीं पे ये इस बात को बताया गया था, साथ में मैंने ये कहा था कि आपका ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 1 या 2 स्टेप में नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे मैंने 2 स्टेप दिखा दिया कि भाई आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 2 स्टेप में बन गया। ठीक है, 2 स्टेप के अंदर पायरुविक एसिड बन जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 2 स्टेप में बनने लग जाएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी जो आपकी बॉडी ट्रैप नहीं कर पाएगी और आपकी सेल्स डैमेज हो जाएंगी। अब क्लियर? आराधना, आशीष, झनक, वर्षा, अंकिता? यस सर, क्लियर। है ना? ये ऐसा है जैसे कि सपोज करो फ्लड आ जाए, भाई बाढ़ आ गई, उसको रोक नहीं पाए और सब बह गया, लेकिन वही पानी को अगर आप थोड़ा 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 करके निकालते रहे डैम से, तो वो कंट्रोल अमाउंट पे पानी निकलता रहेगा, उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो दैट इज, यही चीज सेम यहाँ समझाएगी। अब इस चीज को हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आज जितना मैंने बताया ये समझ में आया? मुझे इतना बता दो पहले, जल्दी बता दो, क्लास आगे बढ़ा दूंगा नहीं तो। यस सर। अंकिता, यस सर। रितिका, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप तुम्हें समझ में आ चुके होंगे। आपका ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन होता है तो आपको क्या